स्वरयोगिनी 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 स्वरयोगिनी. स्वरयोगिनी कोणी सहजपणे होऊ शकत नाही. सुरांची साधना जेव्हा अत्युच्च शिखरावर जाते, हृदयाच्या स्पंदनांची लय जेव्हा संगीताशी एकरूप होते आणि भाव सूर लयीमध्ये मिसळून संगीत साधकाच्या मर्मस्थानी स्पर्श करून लोकांपर्यंत पोहोचतात, तेव्हाच एखादी व्यक्ती होऊ शकते स्वरयोगिनी. सो मन प्रभुत प्रतिमोद भेद भागत्वम सुभग गीयता देशी रागेश्व भिज्ञत्वम वाक्पटुत्वम सभाजे. अर्थात जो स्वतः शब्द आणि स्वर रचनेत प्रतिभावान आहे, ज्याला सुखदायक गायन करण्याची शक्ती प्राप्त झाली आहे, ज्याला देशी रागांचं ज्ञान आणि सभा मनोरंजन करण्याचं वक्तृत्व लाभलं आहे, तोच वाग्यकार म्हणून ओळखला जातो. संगीतशास्त्रातील या परिभाषेचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे भारत सरकारच्या दुसऱ्या सर्वोच्च पद्मविभूषण सन्मानानं गौरवण्यात आलेल्या श्रेष्ठ भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका किराणा घराण्याच्या अध्वर्यू डॉक्टर प्रभा अत्रे. प्रभा म्हणजे दीप्ती, आभा, प्रकाश, किरण, रश्मी या सर्व विशेषणांनी युक्त अशा प्रभाताईंनी संगीत संपूर्णपणे आत्मसात केलं आहे. संगीत कलेचं सादरीकरण करण्याबरोबरच प्रभाताई एक आदर्श शिक्षक आणि गुरु आहेत. संगीत रचनाकार, लेखक, संशोधक, समीक्षक आणि वैश्विक स्तरावर कंठ संगीत लोकप्रिय करण्यामध्ये त्यांचं मोलाचं योगदान आहे. आज वयाच्या 90व्या वर्षी सुद्धा त्या सतत कार्यरत असतात. ही त्यांची कार्यक्षमता आपल्याला चकित करते. त्यांचं व्यक्तिमत्व अतिशय प्रतिभाशाली आणि प्रेरणादायी आहे. महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुणे शहरात आबासाहेब अत्रे आणि इंदिराबाई अत्रे या सुविद्य दाम्पत्याच्या घरी प्रभाताईंचा जन्म 13 सप्टेंबर 1932 रोजी झाला. पुण्याच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक पातळीवर मागास असलेल्या भागात शिक्षणाची ज्योत लावणाऱ्या आबासाहेबांनी रास्तापेठ एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करून दीर्घकाळ संस्थापक प्राचार्य म्हणून काम केलं. इंदिरा अत्रे यांनीही या संस्थेत शिक्षिका म्हणून योगदान दिलं. प्रभाताईंचं शिक्षण या संस्थेत पूर्ण झालं. आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे माता पिता जी उनके वजह से और मेरे गुरु उनके वजह से. मेरे माता पिताजी दोनों ही शिक्षण क्षेत्र में थे. पिताजी हेडमास्टर थे और माँ उसी स्कूल में शिक्षक थी. दोनों ही बहुत डिसिप्लिन्ड और कमिटेड थे. तो वो स्कूल तो छोटा था, तो ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ. और हमारे स्कूल में ज़्यादा लड़कियाँ नहीं थी, बल्कि मैं ही पहली लड़की थी विद्यार्थिनी. और मेरे क्लास में तो मैं अकेली थी एसएससी तक. खरं तर प्रभाताईंच्या घरी संगीताची अशी कोणतीच पार्श्वभूमी किंवा परंपरा नव्हती. पण विद्यालयात संगीत आणि इतर स्पर्धांमध्ये
त्या नेहमीच सहभाग घेत. वो स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, संगीत, नाटक, नृत्य और अलग भाषाएं, संस्कृत, हिंदी, मराठी, ड्राइंग. और मेरे पिताजी बोलते थे सब में भाग लेना है, कोई भी आपके सामने बात आई सीखने की तो ना नहीं कहना है, कि उसका उपयोग ज़रूर होता है. और आज मैं उसका महसूस कर रही हूँ. संगीताचं विधिवत शिक्षण कसं सुरू झालं याची गोष्ट ऐकूया प्रभाताईंच्या शब्दात. हमारे घर में सब कुछ था लेकिन संगीत बिल्कुल नहीं था. पहले जो पीढ़ियाँ थी उसमें भी किसी ने संगीत सुना होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है. तो संगीत मेरे ख्याल से ये डेस्टिनी है. वो चाहती थी कि मैं गायिका बनूं. तो स्कूल में संगीत था अर्थात, लेकिन वो जैसे कोई फंक्शन में गाना गाया बस ऐसा ही था. लेकिन क्या हुआ था, मेरी माँ थोड़ी सी बीमार हो गई और फिर अपने बीमारी के बारे में सोचती रहती थी. तो किसी ने कहा उनका ज़रा मन कहीं और आप कर दीजिए तो फिर वो अपना जो बीमारी है, अपनी बीमारी है वो भूलेगी. तो फिर इसलिए किसी ने कहा हारमोनियम आप सिखा दीजिए. उस वक़्त बहुत सारी जो घर में औरतें थी वो हारमोनियम सीखती थी. तो हमारे घर में हारमोनियम आ गई. और वो जो टीचर आए थे तो उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया. 3-4 दिन तो माँ उनके साथ सीखती रही. फिर मुझे कहने लगी मुझे नहीं सीखना है, तुमको सीखना है तो सीखो. तो मैंने कहा मैं क्यों सीखूं. तो पिताजी बोले नहीं नहीं, वो अभी आपने उनको बुलाया है तो कम से कम 1-आध महीना तो सीखो. तो मैंने सीखना शुरू कर दिया और फिर मुझे अच्छा लगने लगा. और फिर उसी वक्त वो हमारे जो टीचर आए थे उनको भी लगा कि लड़की में टैलेंट है, आवाज़ अच्छी है, पिकअप अच्छा करती है. तो मेरा सीखना शुरू हो गया. हर हुन्नरी व्यक्ती कुठेही चमकते. या उक्तीनुसार प्रारंभिक संगीत शिकतानाच प्रभाताईंच्या गायनाची विशेष चुणूक लगेचच लक्षात आली. 1944 मध्ये विजय करंदीकर यांच्याकडे त्यांच्या गायन शिक्षणाचा प्रारंभ झाला आणि पुढे 1947 मध्ये किराणा घराण्याच्या ज्येष्ठ गायिका हिराबाई बडोदेकरांचे बंधू सुरेश बाबू माने यांच्याकडे विधिवत गायन शिक्षण सुरू झालं. एक दिन पिताजी के एक फ्रेंड घर में आए थे तो मैं ऐसे ही गा रही थी. तो उन्होंने सुना मुझे. तो उन्होंने कहा ये लड़की बहुत अच्छी है, आपकी टैलेंटेड है, अच्छी आवाज़ है, तो आप इसको अच्छे गुरु के पास भेजिए. तो वो सुरेश बाबू जी को जानते थे, किराना घराने के एक बहुत बड़े कलाकार हीराबाई बड़ोदेकर के बड़े भाई. तो एक दिन हम उनके घर गए. हीराबाई जी बैठी थी, सुरेश बाबू जी बैठे थे, उनकी और एक बहन थी कमलाबाई. तो मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन गाना अच्छा हुआ होगा. मैंने एक राग गाया, एक ठुमरी गाई, उनको बहुत पसंद आई. और फिर उन्होंने कहा मैं इस लड़की को सिखाऊंगा. सुरेश बाबू जी ने मुझे 1 साल तक यमन की तालीम दी थी. शुरू में कुछ हमको मालूम नहीं होता है, रोज़ रोज़ यमन क्या सीखना है. एक दिन मैंने पूछा रोज़ आप यमन क्यों सिखाते हैं मुझे. तो उन्होंने पूछा तुझे यमन आता है क्या, गा के दिखाओ. तब मैं कुछ नहीं कह सकी. तो मतलब जितना आप रियाज करेंगे, जितना सोचेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे, उतना वो राग आपके सामने खड़ा रहता है. तो यमन का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. और बाकी के जो राग थे 8-10 महीने उनसे सीखे राग, वो बस 2-2, 3-3 महीने में मैं सीखे. वो जो सिखाने का उनका तरीका था बहुत अच्छा था. मतलब स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट करना है, उसको ऐसा नहीं कि अपने ऊपर डिपेंड, ये सिखाओ मुझे, वो सिखाओ मुझे. क्योंकि गहराई तक जो सिखाना होता है, जो आत्मा है उसको सिखाना होता है, वो उन्होंने मुझे सिखाया. और कभी ये नहीं कहा कि
मैं जैसा गाता हूँ वैसा गाओ। वो एक फ्रेज़ लेते थे और बोलते थे कि इसको नहीं गाना है, तुमको अपने विचारों से गाना है। तो मुझे इंडिपेंडेंट रहने की उस वक़्त आदत हो गई। वो समांतर चलने का है, उनके पीछे नहीं जाना है, उनके समांतर चलने की आदत हो गई और एक स्वतंत्र विचार करने की, किसी भी चीज़ को अपने नज़रियों से देखना और उसको प्रस्तुत करना, ये मुझे आदत हो गई। संगीतातली अभिरुची तर आता निर्माण झालीच होती, पण शालेय शिक्षण पूर्ण करून प्रभाताईंनी 1950 साली पुण्याच्या प्रसिद्ध फर्ग्युसन कॉलेजमधून शास्त्र शाखेत इंटर आणि पुढे BSc ही पदवी संपादन केली। याचबरोबर पुण्याच्या विधी महाविद्यालयातून लॉची पदवीही मिळवली। इतकंच नाही तर पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्टात आणि बॉम्बे हायकोर्टात त्यांनी वकिली सुरू केली। पण नियतीच्या मनात काही वेगळंच होतं। पंडित सुरेश बाबू माने यांच्या अकाली निधनानं प्रभाताई खूप खचल्या, पण भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या शिष्यवृत्तीसाठी त्यांची महाराष्ट्रातून प्रथमच निवड झाली। नियमानुसार त्यांना आपल्याच घराण्याची म्हणजे किराणा घराण्याची तालीम घेणं आवश्यक होतं, म्हणून त्या काळच्या सुप्रसिद्ध गायिका आणि सुरेश बाबूंची बहीण विदुषी हिराबाई बडोदेकर यांच्याकडे त्यांनी गायन शिकायला सुरुवात केली। संगीत में अच्छा गुरु मिलना ये बहुत भाग्य की बात होती है और मैं बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि अच्छे गुरु मुझे मिले। तो मेरा उनके साथ इतना लगाव था कि किसी और गुरु के पास जाने की मेरी इच्छा नहीं हुई, मन नहीं करा। तो एक साल तो ऐसे ही बीता, फिर मैंने कहा नहीं, वो चाहते थे कि मैं अच्छी कलाकार बनूं, तो फिर मैंने गाना शुरू किया। और वो जो अपने आप में सोच के सुन के काम करना है, वो तो मुझे आदत हो गई थी। तो मैंने बहुत सुना उस वक़्त, छोटा कलाकार, बड़ा कलाकार, हर एक के पास कुछ ना कुछ होता ही है, वो आपको ढूंढना है और वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके गाने में उसको उतार देना है। जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप संगीत के लिए मिली। उस वक़्त सुरेश बाबू तो नहीं थे, तो अभी किसके पास जाए, तो मैं हीराबाई जी के पास सीखने लगी। मतलब क्या है कि उस वक़्त उनके बहुत सारे प्रोग्राम होते थे और वो हमेशा टूर पे रहती थी। तो वो 2 साल मैं उनके साथ पूरा भारत में घूमी हूँ और उनके पीछे बैठ के मैं तानपुरा लेके बैठती थी और उनको स्वर साथ देती थी। लेकिन वो शिक्षण इतना अच्छा हुआ, क्या होता है कि हम घर में बैठ के गाए, रियाज करें, लेकिन एक आध भी श्रोता सामने आया तो जो हम सीखते हैं, रियाज करते, भूल जाते हैं। तो महफिल में जो गाना होता है उसकी भी आदत करनी पड़ती है और श्रोता को देख के हमको गाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन हम जो चाहते हैं वो तो गाते ही हैं, लेकिन श्रोता को जो अच्छा लगता है वो भी हमको गाना पड़ता है कि श्रोता को हमारे साथ लेके कैसे आगे जाना है। ये मैंने सीखा वो महफिल में, तो वो भी मेरे काम आ गया बाद में। ये मेरे 2 गुरु जिन्होंने मुझे स्वतंत्र चलने की एक शिक्षा दी और हीराबाई जी ने महफिल में कैसे गाना, श्रोताओं के साथ संवाद कैसे करना, ये सब सिखाया था। उसका मुझे बहुत फ़ायदा होता है। स्वर योगिनी हिराबाईंच्या सान्निध्यात आल्यावर मात्र प्रभाताईंनी संगीत हेच आपलं जीवन ध्येय ठरवलं। त्यांच्या स्वरचित काव्यातून त्यांचा दृढनिश्चय दिसून येतो। ध्यानस्थ बसलाय एक सूर, आत्म्याला साथ घालीत ध्यानस्थ बसलाय एक सूर, मनाच्या शिंपल्यात
आत्म्याला साथ घाली ध्यानस्थ बसला एक सूर मनाच्या शिंपल्यात, त्याचा मोती होय तो. चालायला हवं, चालायला हवं, चालतच राहायला हवं. गानगुरू हिराबाईंच्या सोबत देशभर विविध संगीत समारंभ आणि परिसंवादात प्रभाताईंनी भाग घेतला. या अनुभवानं त्या अधिकच समृद्ध झाल्या. देश विदेशात संगीत सभांमध्ये गायन सादर करून ख्यातनाम गायिका म्हणून प्रसिद्ध झाल्या. एकोणीसशे 58 ते 1960 या काळात मराठी संगीत नाटकांमध्ये प्रभाताईंनी काही भूमिका साकारल्या. संगीत शारदा, विद्याहरण, संशय कल्लोळ, मृच्छ कट्टिकम, मंदारमाला अशा विविध नाटकातील त्यांच्या भूमिका गाजल्या. प्रयोगशील वृत्ती असल्यानं शास्त्रीय संगीत आणि नाट्य संगीत यांचा सुयोग्य ताळमेळ राखून प्रभाताईंनी संगीत नाटकांमध्येही आपला ठसा उमटवला. चिंतूबुवा दिवेकर, गणपतराव बोडस, भालचंद्र पेंढारकर, प्रभाकर पणशीकर अशा त्या काळच्या सुप्रसिद्ध अभिनेत्यांबरोबर आणि नाटककार विद्याधर गोखले यांच्याबरोबर भारतभर संगीत नाटकांचे दौरे करून याही क्षेत्रात प्रभाताईंनी नाव कमावलं. नरवर कृष्णा समा, नरवर कृष्णा समा, नरवर. मुझे शौक नहीं था, देखने का शौक ज़रूर था, लेकिन नाटक में काम करूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. लेकिन एक शारदा नाटक जहाँ पे एक छोटी लड़की की शादी होती एक बूढ़े आदमी से, ये प्लॉट था शारदा नाटक का. तो उनको एक छोटी सी लड़की गाने वाली चाहिए थी. तो वो पिताजी के पास आए और बोले नहीं नहीं, इसको आप तैयार करिए, इसी को लेना है हमको. माझे वडील विद्याधर गोखले हे संगीत नाटककार. त्यांनी लिहिलेलं मंदारमाला हे नाटक त्यावेळी अत्यंत लोकप्रिय होतं. त्या नाटकात काम करणाऱ्या ज्योत्स्ना मोहिले ह्या कलावती आजारी पडल्या आणि त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे नाटक काही काळ बंद करावं लागलं. इतकं जोरात चाललेलं नाटक बंद करणं हे कोणालाही इष्ट वाटत नव्हतं आणि म्हणून मग असा विचार केला की या रत्नमालेच्या कामासाठी कोणीतरी नवीन गायिका पाहावी. एक दिवस त्यांनी सांगितलं, अरे वा, आनंदाची बातमी आहे, प्रभा अत्रे नावाची अत्यंत गुणी गायिका, अतिशय चांगली गायिका ह्या रोलसाठी मिळाली. आणि त्यांनी केवळ हो म्हटलं असं नाही, त्यांचा मोठेपणा असा की त्यांनी सांगितलं की मी केवळ 4-5 प्रयोगात काम करीन किंवा मी इतक्याच प्रयोगात काम करीन असं त्यांनी काहीही न म्हणता तुमची अडचण दूर होईपर्यंत मी हा रोल करीन असं त्यांनी सांगितलं. आणि ही त्यांची कामावरची निष्ठा ही मला वाटतं ही फार महत्त्वाची आहे. प्रभाताईंचा जो स्वभाव आहे, संशोधन करणं, खोलवर विचार करणं, सर्व बाजूनी त्या गोष्टीला तपासणं आणि मग पेशकारी करणं त्या गोष्टीचं, तो त्यावेळी त्यांचा स्वभाव लक्षात आला की त्यांनी पहिला प्रश्न गणपतराव बोडसांना विचारला. त्या म्हणाले की या शारदा नाटकातली जी हिरोईन आहे किंवा ती कॅरेक्टर आहे ती 14 वर्षाची आहे आणि मी 22 वर्षाची, तर 22 वर्षाची मुलगी 14 वर्षाची वाटेल का? गणपतराव हसले आणि म्हणाले, कलाकाराची खरी गोष्ट अशी असते की जे नाही आहे ते लोकांना दाखवणं, आणि ते खरं चॅलेंज आहे की तुम्ही 22 वर्षाच्या आहात पण तुम्ही 14 वर्षाची मुलगी भासली पाहिजे, तिची व्यथा, तिचं अंतःकरण हे लोकांना समजलं पाहिजे, इथे तुम्हाला चॅलेंज आहे. प्रभाते मैं ठीक है, ये चैलेंज स्वीकारते. नाटक में जब मैं काम करने लगी तो नाट्य संगीत को सीखना पड़ा. हर संगीत का प्रकार अलग होता है, चाहे ख्याल गाओ, नाट्य संगीत गाओ, भावगीत गाओ, ठुमरी, दादरा, गज़ल,
कुछ भी आप गाओ, हर एक का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अलग होता है। तो नाट्य संगीत मैंने सीखा और 4-5 साल नाटक में काम करती रही। त्यावेळच्या माझ्या गाण्यातल्या समजुतीप्रमाणे जर मला वाटली ती अशी की रामभाऊ मराठे यांनी त्या नाटकाला संगीत दिलं असल्यामुळे थोड्याशा आक्रमक चाली होत्या काही गाण्यांच्या आणि प्रभाताईंची गायकी ही थोडी त्याच्या विरुद्ध, पण त्यांनी आपल्याप्रमाणे ती गायकीप्रमाणे ती गाणी इतकी सुंदर सजवली. कित्येक रागदारी संगीत गाणारे कलाकार हे नाट्यसंगीत गायला तयार होत नाही किंवा नाट्यसंगीत गायलं तर आपल्या मैफिलीत गातील, पण नाटकात काम करायला तयार होत नाहीत. पण प्रभाताईंची विशेषता ही की त्यांनी केवळ मंदारमाला नाटकात काम केलं असं नाही, हे नंतर केलं, पण त्यापूर्वीच अगदी पहिलं काम केलं ते शारदा नाटकात. आणि त्या शारदा नाटकात सुद्धा एक पद होतं, जन खुळावले सकळ उलट जाहले. शारदेच्या मनातली जी व्यथा होती, काय आहे की प्रभाताईंना साहित्याची उत्तम जाण असल्यामुळे त्यांना ते पद असं वाटलं की हे का गाळतात, हे नाटकात नेहमी घ्यायचे नाही. त्यांना वाटलं हे पद घेतलं गेलं पाहिजे, हीच तर खरी शारदेच्या मनातली व्यथा आहे. आणि मग ते पद त्या नाटकात गायच्या आणि त्याची चालसुद्धा त्या शारदेच्या एकूणच व्यक्तिमत्वाला अत्यंत साजेशी, साधी, सरळ अशी चाल त्यांनी केली आणि ते पद त्या गायला लागल्या. वडील म्हणे त्यावेळी त्या उत्तमच गात होत्या, त्यांना काय शिकवणार, पण त्यांना नाटकाचा अनुभव नव्हता. त्यामुळे नाटकासाठी काय काय पाहिजे हे त्यांना समजावून सांगावं लागलं. त्यांनी मुळात प्रश्न विचारला की मला काय करायचं या गाण्यांमध्ये, गायचं येऊन? तर अण्णा म्हणाले, म्हणजे माझे वडील म्हणाले भालचंद्र पेंढारकर, की नाही, वेगवेगळ्या रस आहेत त्या शारदेच्या भूमिकेसाठी आणि शारदेने ते दाखवायचे आहे तुमच्या गाण्यातून. त्यातलं मूर्तिमंत भीती उभी हे गाणं जे होतं हे भीमपलास रागात होतं आणि करुण रसात होतं. प्रभाताई ते गाणं बरोबर किराण अंगानं असा काय गायच्या, असं काही आलाप करायचे की थेट काळजात भिडायचं ते गाणं. बघूनी त्या भयंकर भूता. शारदा एका लहान मुलीचं लग्न एका म्हाताऱ्याशी होताना बघितलेलं असतं, पण ते पेश करताना त्यांनी कुठेही क्लासिकल आणलं नाही त्याच्यामध्ये. त्यांनी पूर्ण नाट्यांगाने गायलं, त्याचा अभ्यास केला त्यांनी. संगीत मोहिनी रूप मित्याहू सत्यमेव तत्. योग्य रस भाव भाषा राग प्रभृती साधनैः गायकः श्रोतृ मनसी नियतम जनयेत फलम. अर्थात जो गायक राग, रस, भाषा, भाव यांनी परिपूर्ण मोहवणारं संगीत सादर करतो तो निश्चितच श्रोत्यांचा आदर मिळवतो. अशा सर्व गुणांनी संपन्न प्रभाताईंनाही श्रोत्यांचं प्रेम आणि आदर मिळू लागला. याच दरम्यान 1960 मध्ये अखिल भारतीय गांधर्व विद्यालयाची विशारद आणि 1962 मध्ये अलंकार या पदव्या प्रभाताईंनी संपादन केल्या. जितना कहा जाए कम है, इतनी वर्सटाइल आर्टिस्ट और केवल प्रैक्टिकल मतलब परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं, संगीत के बारे में उन्होंने जो शोध कार्य किया है, जो बंदिशें की हैं, जो रिसर्च की है, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं. और एक तीसरा कॉम्बिनेशन जो उनमें है, जो और भी कम देखने को मिलता है, इतनी सहज, इतनी अच्छी और इतनी मतलब ऐसी इंसान की लगता ही नहीं है कि कितनी बड़ी कलाकार है. ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलते हैं. मैं प्रभा जी को आज से मेरे ख्याल से शायद 1956 में कोई एक रेडियो, हाँ नागपुर या इंदौर, वो वहाँ पर प्रोड्यूसर थी, म्यूज़िक प्रोड्यूसर. मैं कार्यक्रम बजाने के लिए गया था. मैं तो पहली नज़र में उनको देख के प्रभावित हो गया. जब उनका रिकॉर्ड सुना तो कमाल, क्या गायकी उनकी, क्या उनका कंपोजिशन, क्या उनकी ठुमरी गायन, बहुत ही कमाल. प्रत्येक प्रकारच्या संगीताला समजून घेऊन त्यातील तत्वांचा उपयोग सौंदर्याच्या दृष्टीनं
आपल्या संगीतात करता येतो यावर प्रभाताईंचा सुरुवातीपासूनच विश्वास आहे. मग ते भारतीय संगीत असो की परदेशी संगीत, हाच दृष्टिकोन मनाशी धरून प्रभाताईंनी पाश्चात्य संगीतातली थिअरी इन म्युझिक ही पदवी लंडनच्या ट्रिनिटी कॉलेजमधून मिळवली. It is rare to see a combination of not only being a performer but also being a recognized and respected academician. These are two elements that rarely go together. चाहे मेरा यमन सुनिए जो बहुत प्रचलित है, या कोई जोड़ राग सुनिए, मेरा अप्रोच अलग रहता है, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, लॉ की स्टूडेंट हूँ, तो मेरी सोच अलग है. हर एक काम के पीछे लॉजिक रहना चाहिए, साइंटिफिक उसको बेसिक होनी चाहिए. स्वर योगिनी. संगीत साधना आणि सादरीकरण करत असतानाच 1960 मध्ये आकाशवाणीमध्ये सहाय्यक निर्माता पदावर प्रभाताईंची निवड झाली आणि आकाशवाणीच्या विविध केंद्रांवर जवळजवळ 10 वर्ष ही धुरा त्यांनी समर्थपणे सांभाळली. रांची, नागपूर आणि मुंबई आकाशवाणी केंद्रांमध्ये अनेक संगीत कार्यक्रमांची निर्मिती प्रभाताईंनी केली. त्यासाठी त्यांनी ऑडिओ तंत्रज्ञानाची बारकाईनं माहिती तर करून घेतलीच, पण त्याचं महत्त्व जाणून ते तंत्रज्ञान आत्मसातही करून घेतलं. इथे त्यांना विविध प्रकारचं संगीत ऐकण्याचं आणि समजून घेण्याची संधीही प्राप्त झाली. जिया मोरा ना लागे बैरी बलमुआ हो, बैरी बलमुआ, जिया मोरा ना लागे. जबकि वो रेडियो में नौकरी करती थी तब के उनसे, उनकी माता जी, उनके पिताजी से मेरा बहुत अच्छा परिचय था. उनके साथ वो बॉम्बे में रेडियो में ट्रांसफ़र हुआ, तब मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम करता था, तब भी उनको सुनता था. और कंपोजिशन तो जवाब ही नहीं है, उनके पूरे कार्यक्रम को सुनता था, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था. और आज भी वो है, आज भी वैसे ही गा रही है, वैसे ही लोगों में उनका सम्मान बढ़ा हुआ है. जब मैंने आकाशवाणी का जॉब लिया तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रांची में हुई. रांची जानते हैं कहाँ पूना और कहाँ रांची. तो रांची गई, जिनके पास मुझे रहने की जगह मिली थी ना, वो लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे घर की याद बहुत आती थी. सब नया था, कुछ भी नहीं था. तो मैंने लिख दिया, भैया अगर आप मेरी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, नौकरी छोड़ दूँगी. तो 3-4 महीने में मुझे नागपुर ट्रांसफ़र किया उन्होंने. लेकिन वो 3-4 महीने में एक बात अच्छी हुई, वहाँ एक संगीतिका उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दी थी, और उसके जो कंपोज़र थे वो छुट्टी पे थे. वो 10 मिनट की संगीतिका हमने इतनी अच्छी बनाई थी, तो मुझे लगा चलो मुझे कंपोज़ करना आता है. फिर वहाँ से जब नागपुर गई थी, नागपुर में भी मैंने अच्छे एक संस्कृत का अष्टपदी का बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया था. मतलब ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम में करती रहे फिर, और उसमें कंपोजिशन का भी, लाइट म्यूज़िक का मुझे वो आदत हो गई, लाइट म्यूज़िक की भी. और एक गाना तो बहुत पॉपुलर हुआ था जो मेरे छोटी बहन उषा ने और मैंने साथ गाया था. वो गाना आज भी बहुत पॉपुलर है, बॉम्बे रेडियो में तो बहुत लगता है. मैं आकाशवाणी में जब थी तो बहुत सारी बातें मैंने सीखी. एक तो बैलेंसिंग कैसे करना, माइक को कैसे एड्रेस करना, प्रोग्राम का प्लानिंग कैसे करना, श्रोताओं के साथ कैसी बात करना, या कलाकार की इंट्रोडक्शन कैसे करना. इस बहुत सारी बातें मैंने सीखी.
खास कर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ये सारा उस वक्त मैं खुद करती थी. अनेक कलाकार गातायत, आपल्या गाण्यानी लोकांच्या मनामध्ये आनंद निर्माण करतायत, पण संपूर्ण संगीताचा अनुभव घेणारे कलाकार आताच्या काळात फार कमी आहे. गाणं सादर करतात, पण ते गाणं बरेच वेळा शास्त्रीय संगीत लोकांना समजत नाही, तेव्हा त्यांची पंचायत होते. हा विचार पहिल्यांदा समजून घेतला असेल तर तो प्रभाताईंनी केला, समजून घेतला. प्राचीन वैदिक ऋचांच्या गायनापासून सुरू झालेला हा भारतीय संगीताचा प्रवास काळानुसार बदल होत होत आजच्या विकसित काळात मौखिक रूपात गुरु शिष्य परंपरेनं प्रवाहित राहिला आहे. स्वतः गुरु शिष्य परंपरेच्या पायीक असलेल्या प्रभाताईंनी याच परंपरेची कास धरून संगीत अध्ययनाला सुरुवात केली. हजारो वर्षांचा संघर्ष, साधना आणि तपस्येतून निर्माण झालेले भारतीय शास्त्रीय संगीत काळानुसार बदलणार, वर्तमान काळात ते सुरक्षित राहत आहे आणि हा वारसा भविष्य काळातही सुयोग्य हातांकडे सोपवला जाणार आहे. संगीताविषयी असं चिंतन करणाऱ्या प्रभाताई अल्पावधीतच संगीत विद्यार्थ्यांच्या आवडत्या शिक्षिका म्हणून नावारूपाला आल्या. अपने गुरुजी के बारे में मैं क्या कहूँ. वे अपने आप में सच्ची सुर साधिका हैं. एक स्वयं में इंस्टीट्यूशन है और स्वयं सिद्ध कलाकार भी. आज मैं जब उनकी जीवन शैली को देखती हूँ, उनकी दैनिक क्रियाकलापों को देखती हूँ, तो लगता है कि जो उनका जीवन जीने का जो ढंग है, जिसमें एक अनुशासन है, समर्पण है, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी है, अपने गुरुओं के प्रति बहुत श्रद्धा है और दृढ़ निश्चय, अपने जीवन के का ध्येय है इसको किस तरीके से प्राप्त करना है, उसी में लीन रहना है, उसके पीछे जो लगन है, ये सब चीज़ें हमें बहुत सीखने को मिलती हैं. स्वरयोगिनी पद्मविभूषण डॉक्टर प्रभा अत्रे भारतीय संगीताचं जणू कैलास लेणं. मी 16-17 वर्षांचा असल्यापासून साधारण मागच्या 19-20 वर्षांपासून प्रभाताईंचा शिष्य असण्याचं मला भाग्य लाभलं आहे. एक शिष्य म्हणून त्यांना जवळून पाहता आलं आहे आणि हा अत्यंत समृद्ध करणारा अनुभव होता. मी मूळचा सोलापूरचा, तिथेच माझं सुरुवातीचं संगीत शिक्षण झालं. ते शिक्षण प्रभाताईंच्या शैलीपेक्षा अगदीच वेगळ्या स्वरूपाचं होतं आणि तेव्हाची माझी सांगीतिक समजही अतिशय मर्यादित रूपाची होती. पण माझी शिकण्याची ओढ आणि मेहनतीची तयारी पारखून प्रभाताईंनी मला त्यांचा शिष्य म्हणून स्वीकारलं. हमने जब जब सीखा है उनसे, हर एक चीज़ के पीछे कारण, ये स्वर क्यों लगाया, इस स्वर को ऐसे क्यों लगाया, इसको यहाँ से यहाँ लगाते तो क्या होता, कौन से राग में किस स्वर को कैसे सोचा जाना चाहिए, इन सारी बातों पर उन्होंने बहुत बहुत चिंतन मनन किया है. उनका स्वयं का अध्ययन इतना है और वे जब हमें सिखाती हैं तो उसी बात पर बहुत जोर देती है कि खुद से सोचिए. कोई भी गुरु ऐसा ही कहेगा कि मेरा दृष्टिकोण, मेरा अप्रोच ये है, इसको फॉलो करो. पर इनके सारे शिष्य अपने अलग अलग दृष्टिकोण से राग को देखने की कोशिश करते हैं. ये उन्हीं का शिक्षण है. हमारे यहाँ संगीत शिक्षण मतलब गुरु शिष्य परंपरा से ही होता है और इसका एक कारण ये है कि हमारे यहाँ रिटन म्यूज़िक नहीं है, ऑल इम्प्रोवाइज्ड म्यूज़िक है. मतलब जो सीखा है उसको याद करके आपको प्रस्तुत करना पड़ता है. तो इसके लिए ये बिल्कुल अलग सा सिखाना होता है. मैं जब सीखी तब तो हाथ में कागज़ पेंसिल लेना ही मना था और रिकॉर्डिंग भी नहीं था उस वक़्त. आजकल तो किताबें हैं, नोटेशन के लिखते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं तो घर जाके सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं. मैं जब सीख रही थी तो कुछ भी नहीं था. जो आज सिखाया जितना ध्यान में रहा उतना ही बस प्रैक्टिस करते रहो. इसके लिए टाइम ज़्यादा लगता था. जवळपास 10 वर्षांच्या सेवेनंतर प्रभाताईंनी आकाशवाणीची नोकरी सोडून पूर्ण वेळ संगीत हेच आपलं जीवन कार्य करण्याचा निश्चय केला. गुरु सुरेश बाबू माने आणि हिराबाई बोडदेकर
यांच्याबरोबरच आमिर खान साहेब, बेगम अख्तर, रोशनारा बेगम यांच्या गायकीचा प्रभाव प्रभाताईंवर पडला. कमालीच्या जिज्ञासू वृत्तीमुळे वेगवेगळ्या प्रकारचं संगीत ऐकून त्यातील विशिष्ट तत्वांना वैज्ञानिक आणि सैद्धांतिक कसोटीवर पारखून घेऊन आत्मसात करण्यात प्रभाताईंनी कधीच कमीपणा मानला नाही. किराणा घराण्याचं विधिवत शिक्षण तर त्यांनी घेतलंच, पण इतर घराण्यांच्या वैशिष्ट्यांचं कौतुक केलं आणि त्यातील सौंदर्य सहज अंगीकारलं. प्रभाताईंनी संगीत रचना सुरू केल्या, अनेक बंदिशी रचल्या. 1971 मध्ये HMV कंपनीनं प्रभाताईंच्या स्वरचित आणि स्वतः स्वरबद्ध केलेल्या राग मारुबिहाग, कलावती आणि मिश्र खमाजमधील ठुमरी गायनाची ध्वनिमुद्रिका प्रसिद्ध केली. या बंदिशींना अफाट लोकप्रियता मिळाली आणि आजही त्या गायल्या जातात. Prabhaji has drawn the common music lover to Indian classical music. Her acclaimed HMV record of Marubihag, Kalavati and Tumri Kamaj in 1971 took the music world by surprise, struck the chord of commoner and attracted them to the classical music. Prabhaji music is aesthetic, personified, honey-dipped swaras, logical approach to rag structure, exploring new phrases to beautify rag, scintillating sargam, clear diction filled with emotions. She has drawn from different genres like Carnatic music, film music, Arabic music to beautify and enrich Hindustani classical music and has made it more popular. She is probably the first vocalist to popularize Indian art music in the West. Since 1969, she has given full-fledged vocal music concerts, lectures, workshops, and teachings. हमारे देश में शास्त्रीय संगीत में एक बहुत बड़ा नाम श्रीमती प्रभा अत्रे जी का है. उन्होंने बहुत से शिष्य तैयार किए, देश में शास्त्रीय संगीत की और विदेश में भी शास्त्रीय संगीत की अलग जगाई. उनकी रिकॉर्डिंग सुन के बहुत लोगों ने सीखा और आज भी जोकोंस और मारू बिहाग, इन रागों की, कलावती, इन रागों की बंदिश अधिकतर उन्हीं की बंदिश गाई बजाई जाती है इधर देश विदेश में. भारतीय संगीताचं जतन संवर्धन करण्यामध्ये बंदिशींचं महत्वाचं स्थान आहे. प्रभाताईंनी 500 पेक्षा अधिक बंदिशींची रचना करून किराणा घराणं आणि भारतीय संगीत समृद्ध करण्यात मोलाचा हातभार लावला आहे. नया एक डायमेंशन देना, एक अपना शक्ल बनाना विद इन द घराना, ये बहुत मुश्किल काम है और प्रभा जी ने उसको बहुत ही एक रोचक बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया. कोई ख्याल अच्छा गाता है तो ठुमरी कमज़ोर हो जाती है, किसी की ठुमरी अच्छी है तो ख्याल कमज़ोर हो जाता है. लेकिन इनकी माशाल्लाह दोनों चीज़ें, अभंग हो, नाट्य संगीत हो, ठुमरी हो, ख्याल हो. उन्होंने स्वरांगिनी, स्वरंजनी, स्वररंगी इन 3 पुस्तकों के माध्यम से संगीत जगत में लगभग 550 बंदिशें दी हैं. किराना घराने में बंदिशें कम हैं, लेकिन उन्होंने, ये उनका सबसे बड़ा योगदान है कि किराना घराने को इतनी बंदिशें प्राप्त हुई हैं. आज किराना घराने के ही नहीं बल्कि काफ़ी अन्य घराने के लोग भी इन बंदिशों को गा रहे हैं और वे बहुत लोकप्रिय हो रही हैं. त्यांच्या गाण्याची विशेषता काय असं जर मला विचारलं तर शास्त्राला भावपूर्ण पद्धतीने लोकांसमोर मांडणे. बरेच मोठमोठे गायक गातात पण ते केवळ शास्त्र गातात. एक दुसऱ्या प्रकारचा असा वर्ग आहे गाणाऱ्यांचा की जो फक्त भावनेनी गातो, शास्त्राला बाजूला ठेवतो. पण दोन्हीचा सुरेख संगम जर तो कुठे असेल तर तो प्रभाताईंच्या गाण्यात आहे. संगीत को सिर्फ शास्त्रीय संगीत के एक ही माध्यम से ना देखते हुए वर्ल्ड म्यूज़िक को अप्रिशिएट करना,
सारे म्यूज़िक में से जो भी अच्छा लगे अपने गायन में उसका समावेश करते जाना, उनके सौंदर्य को समझने की कोशिश करना, अलग अलग प्रकार के संगीत को, अलग अलग प्रकार के संगीत के रसों को एक साथ मिलाया जाए, पर फिर भी उसके तत्व को, उसके मूल तत्व को कोई नुकसान न पहुँचे। राग तत्व रहे, संगीत सुमधुर होके सौंदर्यवादी होकर आप सबके सामने प्रस्तुत हो, ऐसा उनका विचार रहता है और हमने भी उनसे वही सीखा है। गायनात सरगमचा प्रयोग करणं हे एक सशक्त साधन असल्याचं प्रभाताईंचं मत आहे. सांगीतिक कार्य आणि नाद सौंदर्याच्या दृष्टीनं सरगम गायन प्रभावी ठरतं हे त्यांनी आपल्या संशोधनातून आणि प्रयोगांमधून सिद्ध केलं आहे. एक अलग दृष्टि से मैंने सरगम की तरफ देखा कि वो सरगम आई कैसे, वो षड्ज ऋषभ से षड्ज से सा कैसे हुआ, ऋषभ से रे कैसे हुआ और क्यों ज़रूरत पड़ी। और सीखने के लिए तो सरगम जैसी बात नहीं है, एकदम आपके आँख की तरफ सामने आता है सा रे, आप क्या काम कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, सारे ग कर रहे हैं, सामने आता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। पीएचडी का काम भी मैंने इसीलिए किया कि सरगम के प्रति लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी। सरगम क्यों गाना है, क्या ज़रूरी आलाप तान है। तो मैंने भी बहुत फाइट किया उस वक़्त सरगम के लिए, पेपर में लिखा इधर उधर, और आज देखो फोक म्यूज़िक छोड़ के सब में सरगम है, सब में फिल्म म्यूज़िक में है, फ्यूजन में है, भावगीत, गज़ल, सब में सरगम आ गई है। कितनी अच्छी बात ये लोग छोड़ देते थे। स्वर योगिनी 1971 पासूनच देश विदेशात प्रभाताईंच्या गायन मैफिलींचे कार्यक्रम होऊ लागले. USA, कॅनडा, जपान, हाँगकाँग, बँकॉक, सिंगापूर, अफगाणिस्तान, केनिया आणि अशा अनेक देशांमध्ये प्रभाताईंच्या गायनाचे कार्यक्रम आयोजित केले गेले. खयाल, तराना, ठुमरी, दादरा, भक्तिगीत अशा सगळ्या प्रकारच्या गायनानं प्रभाताईंनी जगभरच्या रसिकांना भरपूर आनंद दिला. स्पीक मॅके आणि संस्कार भारती सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून भारतभर संगीताच्या कार्यशाळा, सेमिनार आणि कार्यक्रमातून प्रभाताईंनी संगीताचा प्रचार आणि प्रसार केला. इनका एक रेडियो संगीत सम्मेलन का एक प्रोग्राम था, मुझे आज भी याद है, इन्होंने पूरी कल्याण गाया था, होवन लागी सांझ। ऐसा लगा जैसे सच में शाम हो रही। तो जिनके गाने में इतना असर है कि वो जो कुछ कह रही हैं वही सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, इससे बड़ा और भगवान क्या देना चाहेगा। She's a pioneer in many ways, with a strong educational background, scientific and logical reasoning. She has been vocal and has strongly propagated changes like deletion of antara of Vilambit Khayal Bandish without compromising the requirements of rag presentation, by maintaining the abstract quality of rag and genre. Prabhaji has a rare blend of skill, insight, displaying constant innovation, creative endeavor that distinguishes her from other vocalists. She has been identified and revered among the music fraternity and connoisseurs as a thinking musician. Dr. Atre is hailed for the fine ways with which she subtly introduced Hindustani music, drawing inspiration from the Carnatic style by aesthetic use of sargam, adding Carnatic music gamat. She enriched Hindustani music, making it more lively and enthralling. संगीत मुळातच एक सादरीकरणाची कला आहे. त्यामुळे संगीताचं शिक्षण वैयक्तिक असो की विद्यालयीन असो,
त्याचं सादरीकरण उत्कृष्टच असायला हवं, पण फक्त गायन कला प्रस्तुतीपुरती मर्यादित नाही, तर संगीताचं एक शास्त्र आहे याचंही भान ठेवायला हवं. प्रभातांनी एसएनडीटीत विमेन्स युनिव्हर्सिटीत जेव्हा संगीत प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख ही जबाबदारी स्वीकारली, तेव्हा त्यांच्या या चिंतनशील विचारांना व्यापक आयाम मिळाला. 1979 ते 1992 या 13 वर्षांच्या कार्यकाळात प्रभातांनी संस्थात्मक पातळीवर संगीत शिक्षणाला एक नवीन दिशा दिली. माझी प्रभाताईंची पहिली भेट मी खूप लहान असताना झालेली आहे. अतिशय साध्या, सोज्वळ असं त्यांचं रूप माझ्या मनात ठसलं आणि मग मी मोठी झाल्यावर MA करायला SNDT मुंबईला गेले. प्रभाताई आमच्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होत्या. ओळख आधी होतीच, एक मनात प्रेम निर्माण झालं होतं. त्यांचा सिलेबस जेव्हा आम्हाला पाहायला मिळाला तेव्हा मी चक्रावून गेले होते. संगीताचे समाजशास्त्र, संगीताचे मानसशास्त्र, संगीत लोकसंगीत, विश्वसंगीत, पाश्चात्य संगीत, आशियाई संगीत, केवढे विषय होते. एवढेच नाही तर कर्नाटक संगीत आणि रवींद्र संगीत ह्या 2 प्रकारच्या संगीत विधा ज्या आहेत शास्त्रीय संगीतामध्ये, तर ह्या देखील आम्हाला शिकवायला S. दुर्गासारख्या शिक्षिका नेमलेल्या होत्या. तर प्रॅक्टिकल आणि थिअरी ह्या दोन्हीचा आम्हाला अतिशय चांगला अनुभव त्या सिलेबसमधनं आला. त्याच्यामुळे संगीताकडे बघण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन तयार झाला, जो दृष्टिकोन मला आजही मार्गदर्शक म्हणून ठरत आहे. उन जैसी कलाकार का विश्वविद्यालय में नियुक्त होना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बात थी. और उनके वहाँ जैसे नियुक्ति हुई और उसके बाद ही विद्यार्थियों की संख्या में भी बहुत परिवर्तन आ गया. ये संगीत की गुणवत्ता के लिए भी अच्छी बात थी और विश्वविद्यालय के लिए भी. यूनिवर्सिटी में काम करने वाले सिर्फ शिक्षा लेखन से जुड़े हुए रहते हैं और बाहर जो मंच प्रस्तुति करते हैं वे एज एन आर्टिस्ट जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन उनमें ये दोनों क्वालिटी होने की वजह से वे दोनों चीज़ों पर न्याय कर सकती थी. तो ऐसे व्यक्ति का किसी इंस्टीट्यूशन में होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, संगीत के लिए बहुत अच्छी बात है. एक दिन SNDT से फ़ोन आया, SNDT यूनिवर्सिटी, विमेंस यूनिवर्सिटी. वहाँ से फ़ोन आया कि मैडम आप पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहेंगी क्या. शिक्षण तो हमारे घर में था ही और मुझे शिक्षा के प्रति बहुत रुचि भी थी. जो भी कोई बात सामने आती थी मैं उसको सीखना ज़रूर चाहती थी. जैसे मैंने डांस सीखा नहीं, लेकिन सीखने की बहुत इच्छा थी. नाटक, जो भी मतलब जो काम है, लिखना है, कविता करना है, कुछ भी, पेंटिंग करना है. जब अच्छा पेंटिंग देखती थी तो लगता कितना अच्छा पेंटिंग किया है. मेरे हाथ में अगर कलम हो तो मैं भी सीखती. मतलब सीखने का मुझे शौक़ था ही, खाली संगीत नहीं, जो भी बात अच्छी लगती थी. तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, शिक्षण क्षेत्र है, यूनिवर्सिटी है, जो काम मैं अकेले नहीं कर सकती वहाँ जाके करूँगी. तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट. मैंने जो वहाँ का सिलेबस था संगीत का, तो मैंने पूरा चेंज कर दिया. मैंने कहा जितनी भी ज्ञान शाखाएँ संगीत से जुड़ी हुई है, अकॉस्टिक्स, माइक कैसे पकड़ना, कितने दूर रखना, ये स्पीकर कहाँ लगाना है, ये सब बातें हमको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो हम कैसे गाएंगे. कलाकार होने से पहले ये भी आना चाहिए आपको. तो मैंने ये सारी बातें, मतलब काव्य का अभ्यास करना चाहिए, साहित्य का अभ्यास करना चाहिए, एस्थेटिक्स, मतलब सुंदरता किसको बोलेंगे हम. खाली आवाज़ मधुर होने से सुंदरता नहीं आती है. सुंदरता एक अलग विषय है. तो ये सारी बातें कम से कम
सरफेस लेवल पे उनको उसकी जानकारी हो, इसका मुझे बहुत इसके पीछे करना पड़ा। वैयक्तिक आणि संस्थात्मक शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रभाताईंनी बरंच संशोधन केलं आहे। पारंपरिक संगीत शिक्षणाच्या स्वरूपात अपेक्षित बदल घडवत त्याला अजून उत्तम करण्यामध्ये प्रभाताईंचं बहुमोल योगदान आहे। देशभरात त्यांच्या विचारांचं सन्मानाने स्वागत केलं गेलं। देश विदेशात त्यांनी संगीत विषयक कार्यशाळा आणि परिसंवादांचं आयोजन केलं। इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर दिल्ली इथं आयोजित संवाद कार्यक्रम, कर्नाटक संगीत आणि हिंदुस्थानी संगीतातील साम्य फरक यावर आधारित चर्चा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या वृंदावन गुरुकुलाचा कार्यक्रम अशा अनेक कार्यक्रमातून आपल्या चिंतनशील विचारांचा प्रभाव त्यांनी पाडला आहे। गज़ल का फॉर्म है मेरे सामने आया था, मैंने अख्तर बेगम को और गुलाम अली और मेहदी हसन उनको मैंने काफ़ी सुना है, तो उसका असर थोड़ा हो गया। वाजिब है, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए पहले सुनते हैं। बड़ी आरज़ू है कोई, बड़ी आरज़ू है कोई, मेरे अंजुमन में आए, बड़ी आरज़ू है कोई। Very, very important. If you want to reach a lay listener, it's not only Shastra, but it is also for a singer, voice is the medium. And that will make you reach the lay listener. एक विशेष अवसर पे आयोजित किया गया है और बहुत विशिष्ट कलाकार के साथ आयोजित किया है। डॉक्टर प्रभा अत्रे किराना घराने की आज की तारीख में जो मूर्धन्य नाम है उनमें अग्रणी कलाकार हैं। राग की जो सामग्री है, आलाप, तान या सरगम, वो खाली गाने से या प्रस्तुत करने से राग हम विकसित कर सकते हैं, लेकिन जब फॉर्म की बात आती है, स्ट्रक्चर की बात आती है, जैसे ख्याल एक स्ट्रक्चर है, ध्रुपद धमार एक स्ट्रक्चर है, ठुमरी एक है, तराना, तो जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फॉर्म की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें बंदिश की आवश्यकता होती है। काय होतं की स्वरांचं जे उच्चारण असतं, स्वरोच्चार जो असतो ना, तो घाटाप्रमाणे बदलत जातो। ध्रुपद धमारमध्ये पहा, आलाप तेच असतात, परंतु त्याचं उच्चारण स्वरांचं वेगळं असतं। ख्यालामध्ये तोच आलाप वेगळा होतो आणि ठुमरीमध्ये आणखीनच वेगळा होतो। तर स्वरोच्चार जे असतात ते अतिशय महत्त्वाचे असतात। जसं तुम्हाला ख्याल मांडताना आलाप आहे, ताना आहे, संगीत सामग्री 4 प्रकारची असते।
जब भी संगीत के बारे में कभी बातचीत करने का ऐसा प्रसंग आता है तो मुझे हमेशा लगा है कि गाना बजाना थोड़ा ठीक है, लेकिन संगीत के ऊपर बोलना बहुत ही कठिन है। इसलिए कि संगीत एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, अमूर्त कला है। उसमें दृश्य कुछ भी नहीं, विजुअल कुछ भी नहीं, खाली कानों से सुनना और अनुभव करना। एज ए परफॉर्मर मुझे हमेशा लगता है कि हमारे लिसनर्स गाना कैसे सुनते हैं, क्या सुनते हैं, कौन सी बात उनको अच्छी लगती है, नहीं लगती है, क्या वो जानते हैं उसका कारण। उनका जो रिएक्शन है उससे मेरी सोच, मेरी क्रिएटिविटी, उसको एक नई दिशा मिलती है। मेरे गुरुजी के सानिध्य में एक बात का एहसास मुझे हमेशा से हुआ है कि संगीत का अभ्यास, उसका रियाज 1, 2, 4 घंटे का या 10 घंटे का नहीं होता। संगीत को जिया जाता है। जब हम उनके आसपास होते हैं, वो हमारे साथ होती हैं, फिर भी उनका एक मन का एक कोना कहीं संगीत में सृष्टि का सृजन कर रहा होता है। मुझे एक बात याद आ रही है। मैं एक बार जब पहली बार वो मेरे घर आ रही थी, बड़ौदा से मैं बाई कार उनको लेके आ रही थी। मैं सिर्फ देख रही थी उनको, सुन रही थी उनको और गाड़ी चला रही थी। उनका गुनगुनाना चालू ही था, जैसे कोई राग को लेके उनका अध्ययन तब भी चालू था। मला वाटतं शिष्यासमोर एक आदर्श असावा लागतो आणि प्रभाताई तर सर्वच बाबतीत अतिशय मोठा आदर्श आहेत. त्यांचं कलाकुसरीचं बारीक काम, रागाकडे पाहायची रसपूर्ण दृष्टी, तंत्र आणि कलापक्ष या दोहोंवरची असामान्य हुकूमत, हे सगळं समजून घेणं एखादं शिवधनुष्य पेलण्यासारखं आहे. मी ते धाडस करू धजलो कारण प्रभाताईंनी अतिशय संयमाने, कडक शिस्तीने परंतु प्रेमाने मला शिकवलं. प्रभाताईंनी आपल्या मनन, चिंतन आणि अध्ययनातून संगीताच्या विविध पैलूंचा सर्वांगीण विचार आपल्या पुस्तकांमधून मांडला. त्यासाठी त्यांनी भगीरथ प्रयत्न केले. 1981 मध्ये स्वरमयी पुस्तकाच्या लेखनापासून सुरू झालेला त्यांचा लेखन प्रवास एकाच वेळी 11 पुस्तकांच्या प्रकाशनानं जागतिक विक्रम करणारा ठरला. त्यांच्या अनेक पुस्तकांचं विविध भाषांमध्ये अनुवादही प्रकाशित झाले आहेत. Very few performing artists have published books on technical aspects and contemporary performance. It is a matter of great achievement to have released 11 books of music from a single stage, which is a world record in the name of our dear Dr. Prabhaji. संगीत पे लिखना बहुत कठिन है कि वो उसकी भाषा ही अलग है और विश्व की किसी भी चीज़ के साथ उसका साम्य नहीं है. मैं कहूँ तो मैं क्या बोलूँ, ये वस्तु है, नहीं बोल सकती. संगीत का एक अमूर्त, जैसे मैंने कहा कि खाली कानों से सुन के आपको उसको
सुनना पड़ता है, आनंद लेना पड़ता है। आप देख नहीं सकते नृत्य में कैसे आपके सामने वो नाच रही है, उसकी वो मुद्रा है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। यह नाटक है, भाषा है, लेकिन संगीत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत मुश्किल होता है जब प्योर संगीत, शुद्ध संगीत, भाषा और किसी का विजुअल साथ न लेके जब संगीत आपके सामने आता है तो उसको समझना बहुत कठिन होता है। उसके लिए सेंसिटिव माइंड चाहिए। अगर आप शास्त्र ना भी जानते हो तो अगर वो आपकी संवेदनाशील आपकी वृत्ति है, सौंदर्य दृष्टि है, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, ना तो मुश्किल होता है। तो ये सारी बातें मैंने मेरे किताब में लिखी है कि आलाप क्यों करना चाहिए, बंदिश की ज़रूरत क्यों है, बंदिश क्यों आई, बंदिश कैसी आनी चाहिए, उसकी रचना कैसी चाहिए, कहाँ तक उसको यूज़ करना है, ठुमरी में कैसा यूज़ करना है, ख्याल में कैसे यूज़ करना है, सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, ये सब मतलब मैंने लिखा है। और मुझे लगता है कि बहुत सारों ने उसका आनंद उठा है, सीखे भी है। मेरी काफ़ी रचनाओं की पुस्तकें हैं, उसमें ख्याल है, ठुमरी दादरा है, गज़लें हैं, भजन है, भावगीत है, क्योंकि ये सब में रुचि रखती हूँ और गाती भी हूँ। स्वर अनेक ऑडिओ कंपन्यांनी वेळोवेळी प्रभाताईंच्या गायनाच्या ध्वनिमुद्रिका प्रसिद्ध केल्या आहेत। रेकॉर्ड्स, कॅसेट्स, सीडी आणि आता डिजिटल माध्यमातूनही हे गायन उपलब्ध आहे आणि गेल्या 6 दशकांपासून त्यांना रसिकांचं अलोट प्रेम मिळत आहे। आपल्या पवित्र आणि रचनात्मक दृष्टिकोनामुळे भारतीय कंठ संगीत जागतिक पातळीवर लोकप्रिय करण्यामध्ये प्रभाताईंनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे। देश विदेशातील विविध संस्थांनी त्यांच्यावर विविध जबाबदाऱ्या सोपवल्या आणि प्रभाताईंनी त्या संपूर्ण निष्ठेनं निभावल्या। एक विद्वान को चाहिए वो सब गुण प्रभा जी में, इनकी स्कूल में, इस पूरी फैमिली में, इस गाने में, मारू बिहार हो या कलावती हो, हर एक चीज़ इन्होंने वैसी गाई जैसी गानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये पेट से ही पैदा होके और वहीं से उन्होंने संगीत की शिक्षा शुरू करी है और जिस तरीके से उसने गायकी को गाया है और अपने कंपोजिशन को गाया है, लोगों को आकर्षित किया है। मैं सच कह रहा हूँ। और विद्वान इतनी है कि जब मैंने बुक्स देखे उनके, मैंने कहा इन्होंने कब पढ़ा, कब पढ़ाई की और कैसे इतने अच्छे अच्छे एजुकेशन में जाके भी और संगीत के एजुकेशन में इतना उनका इन्वॉल्व था। इतनी जानकार, इतनी शास्त्र के बारे में उनको नॉलेज है। तो जो बोलती हैं कभी कभी तो पहले लगता है क्या बोल गई है, क्या कह रही हैं। सरगम नहीं होना चाहिए, माइक्रोफोन नहीं होना चाहिए, सुबह शाम का जो समय है वो नहीं रखना चाहिए। तो मैं कहता हूँ मेरे बुजुर्ग लोगों ने तो ऐसा कहा है कि भाई समय का बहुत ध्यान देना है, उसके रूप का ध्यान देना है, राग के उसका चलन कैसा है। इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, सब गलत है। गाना बजाना कभी भी गा सकते हैं, कभी बजा सकते हैं और कभी भी भजन कर सकते हैं किसी भी राग में, तो कोई मनाही नहीं। जो प्रस्तुति है उसके साथ शास्त्र भी जाना चाहिए, ये मेरा आग्रह रहता है। और कला में भी जैसे आप शास्त्र बोलते हो तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। अगर राग
यमन है तो सब जगह यमन का जो चलन है वैसा ही होना चाहिए। वैसा नहीं होता है, ये घराने में अलग है, वो घराने में अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विद्यार्थी है, सीखने वाला है, और स्पेशली जो फॉरेन से सीखने के लिए आते हैं, उनके लिए शास्त्र एक ही होना चाहिए। आप सारे जो समझदार लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो एक साथ आए और इसके बारे में सोचे, ज़रूर सोचे, ताकि हमारा प्रस्तुतीकरण और शास्त्र एक साथ रहे। त्यांना मी प्रभाताई म्हणते। त्यांना मी प्रभाताई का म्हणते? माझी त्यांची अजिबात ओळख नव्हती, पण काही वर्षांपूर्वी म्हणजे त्यांच्या 75च्या निमित्ताने मला त्यांनी कॉन्टॅक्ट केलं होतं। त्यांची इच्छा होती की त्यांच्या बंदिशी 3 वेगवेगळ्या भारतीय नृत्यशैलीतून लोकांसमोर याव्या, भरतनाट्यम, कथ्थक आणि ओडिसी। ओडिसीसाठी मला निवडलं ह्याचा मला फारच अभिमान वाटतो, खूपच अभिमान वाटतो, आणि मला वाटतं मी चीज केलं त्याच्यासाठी। सातत्यानं नवनवे प्रयोग करण्याच्या प्रभाताईंच्या वृत्तीमुळे त्या देशातील सर्वाधिक प्रयोगधर्मी कला उपासकांमध्ये अग्रणी मानल्या जातात। हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचं भरतनाट्यम, कथ्थक आणि ओडिसी या शास्त्रीय नृत्यांच्या साथीनं प्रयोग करून त्यांनी कलाकार आणि रसिकांना अचंबित करून सोडलं। श्रोत्यांच्या आनंदाला प्राधान्य देऊन संगीतात त्यांनी केलेले विलक्षण प्रयोग अतिशय लोकप्रिय ठरले आहेत। माझ्या मनात अगदी ज्या कोरलेल्या काही ज्येष्ठ कलाकार आहेत, त्यामध्ये प्रभाताई। मी भरतनाट्यम करणारी, आमचं भरतनाट्यम कर्नाटक संगीतातून फुललेलं, पण मग असंही एका काळी मनात आलं की महाराष्ट्रात करताना हिंदुस्थानी संगीताबरोबर भरतनाट्यमची देहबोली असा समन्वय का बरं असू नये। आणि पहिल्यांदी मला जर कुणाचा चेहरा समोर आला असेल, कोण व्यक्ती आली असेल, तर प्रभाताई। त्यांचे विचारही नेहमी पुरोगामी असतात, त्यामुळे मला वाटलं की त्यांच्याशी जाऊन ही कल्पना बोलावी, आणि माझं भाग्य की त्यांना इतकी आवडली, त्यांनी मला पूर्णपणे प्रोत्साहन दिलं। आणि सरगमसाठी मी त्यांची पहिलीच रचना निवडली, ती सरस्वतीमधली मात सरस्वती देवी। त्या म्हणायच्यात, तुम्ही आधी नृत्य करा, मग मी त्याच्यावर तुम्हाला सरगम बांधून देते। मी म्हणायची नाही नाही, तुम्ही आधी सरगम द्या, मग मी त्याच्यावर नृत्य करते। कारण त्यांच्या सरगममध्ये एक खूप सुंदर अशा रचना असतात, ज्या बांधून त्याच्यावर नृत्य करणं हा एक खूप वेगळा छान अनुभव होता। आणि मग ती बंदिश तशी तयार झाली, जी आजही 25 वर्ष मी ती अनेक कार्यक्रमातून नाचली। मोठा कलाकार कधीही छोट्या कलाकारला तू छोटा आहेस असं जाणवून देत नाही, आणि तोच अनुभव माझा प्रभाताईंबरोबर होता। प्रभाताईंच्या बंदिशींवर करायचं म्हटल्यावर खूपच आम्हाला चॅलेंज होता, मला, माझ्या म्युझिकल टीमला, सगळ्यांनाच खूपच चॅलेंज होता, आणि आम्ही ते केलं। आणि ते करण्याच्या दरम्यान जेव्हा केव्हा प्रभाताईंशी बोलणं चाललं होतं आमचं, तेव्हा असं लक्षात आलं की ह्या म्हणजे त्या नॅचरल, त्यांच्यात एक आईपण आहे, जे मला जाणवलं की मला काही गोष्ट समजावताना त्या मला कशा सांगत होत्या आणि कसं समावून घेत होत्या, त्यांच्या संगीतात मला समावून घेत होत्या, म्हणजे मग मी माझं नृत्य त्या संगीतात कसं समावून घेऊ शकेन। आणि तो प्रयोग खरंच खूप उत्तम झाला। जेव्हा कार्यक्रम संपल्यावर प्रभाताई मला भेटल्या, माझे हात असे हातात घेतले, ते जास्ती काहीच बोलल्या नाहीत, पण त्यांच्या डोळ्यात बघूनच मला समजलं की त्या खूप खुश झाल्या होत्या आणि त्यांना खूप समाधान वाटलं होतं। और रचनाएं ऐसी भी होनी चाहिए कि एडेप्टेबल। जो संगीत एक फॉर्म है, नृत्य का एक फॉर्म है, नाटक का एक फॉर्म है, तो शायद मेरी रचनाएं इन लोगों को अच्छी लगी, तो कथक में उसका उपयोग किया गया है,
भरतनाट्यम में, ओडिसी में, फ्यूजन में भी लेते हैं, नाटक में भी ली है। तो मीडियम के वजह से थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ता है। तो उन लोगों ने मुझे पूछा हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने कहा ज़रूर कीजिए। तो ये सारी मेरी बंदिशें यहाँ तक पॉप म्यूज़िक में गई है। तो बहुत सारी मतलब मेरी रचनाएं अलग अलग मीडियम में चली गई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका। प्रभाताईंना एक संपूर्ण कलाकार म्हणून ओळखलं जातच, पण सांगीतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनानं त्यांनी वेळोवेळी प्रेक्षकांना आणि श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध केलं आहे। विविध संस्थांनी सुद्धा देश विदेशात त्यांच्या सन्मानार्थ कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे। घरगुती बैठकींपासून ते आंतरराष्ट्रीय मंचावरील कार्यक्रमांपर्यंत प्रभाताईंची भारदस्त उपस्थिती त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला अतुलनीय बनवते। जागो हे जग Amongst various gharanas in the contemporary music scenario, we all will agree that Kirana is undoubtedly a significant, important gharana. Great stalwarts have made this gharana achieve respect, admiration and considerable following, and the contribution of Prabhaji is indeed immensely valuable. When she enters her 70th year, Prabhaji must be looking back with a great sense of satisfaction and contentment arising out of a remarkable and successful musical career. We all know Prabhaji as a soft-spoken, low-profile individual. Her affable nature has endeared herself to a vast multitude of people, comprising of friends, admirers and disciples. Her status as a highly respected vocalist, along with the high pedestal which she occupies as an excellent guru, would fully justify her being considered as a jewel of the Kirana Gharana. My greatest, humblest Sashtang Pranam to her for having managed it and managed it very well, and having nurtured and preserved the tradition of the Kirana music and Indian classical music on the whole. So in that sense, Prabha Atreji's contribution is probably unparalleled when it comes to vocal music and raga musicality in the system of Indian classical music. प्रभाताईंच्या षष्टब्दी पूर्तीसाठी स्वरप्रभा या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं गेलं। त्यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्तानं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नई यासारख्या महानगरांमध्ये अमृतप्रभा कार्यक्रम करण्यात आले। 82व्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून नागपूरमध्ये अनुभूती या भव्य कार्यक्रमाचा सोहळा संपन्न झाला। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मैं प्रभा के लिए बहुत बहुत अपना और बाबा विश्वनाथ का सबका आशीर्वाद देती हूँ। किराना घराने की ये परंपरा बहुत सशक्त चली आ रही है। हमारे संगीत में घराने जो हैं उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर वो न होते तो ये संगीत लोप हो जाता। मैं प्रभा जी को बधाई देता हूँ अमृत महोत्सव पे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि और कई वर्ष ये संगीत की सेवा करते रहें। सोच इतनी बड़ी है कि वो कहती है अपनी एक किताब में कि चाहे गजल हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे भक्ति गीत हो या चाहे शास्त्रीय संगीत हो, ये तो जैसे बगीचा में घूम के आते हैं और हर तरह के वहाँ फूल होते हैं, उसका सुगंध का जो अनुभव लेते हैं, वैसे हर कला होती है। प्रभाताई एक ऐसी कलाकार है कि हमेशा वो तूफानों से लड़ी है और फिर भी खड़ी है, और यही उनको संगीत की दुनिया में जो श्रेष्ठत्व प्राप्त हो गया है। महाराष्ट्र का तो नाम अपनी ऊंचाई किया है, लेकिन भारतवर्ष का भी नाम अपने ऊंचा किया है। शास्त्रीय संगीत को बरकरार रखने में, सशक्त करने में बहुत सारे महान कलाकारों ने अपने योगदान दिया है। उनमें से एक है हमारे डॉक्टर प्रभा अत्रे जी। उनके ज़िंदगी के ऐसे महत्व की क्षण 75 साल में जब स्वरमयी उनके
चाहने वाले और उनके शिष्य लोगों ने उनके सम्मान करना चाहे, उन्होंने हमारे सम्मान स्वीकार किया है। मैं सबकी तरफ से उनको हमारा आभार प्रकट करती हूँ। दरवर्षी प्रभाताई आपल्या गुरूंच्या सन्मानार्थ सुरेश बाबू हिराबाई स्मृती समारोह आयोजित करतात. यातून त्यांची गुरुप्रती असलेली श्रद्धा प्रतीत होते. असं म्हणतात की आपल्या विचारांचे आणि कृतींचे प्रतिबिंब आपल्या संस्कारातून दिसून येतं. गुरूंच्या प्रती जी निष्ठा आणि श्रद्धा तसंच शिष्यांप्रती जी उदारता आणि प्रेम प्रभातांनी जपलं आहे, तसेच त्यांचे शिष्यही त्यांच्या प्रती आदर आणि प्रेमभाव जपत आहेत. आता सध्या लिबरल आर्ट्स हा विषय संगीत क्षेत्रामध्ये किंवा कुठल्याही शिक्षण क्षेत्रामध्ये शासनातर्फे वापरला जातो आहे. आणि अशा या लिबरल आर्ट्सचं जे मूळ आहे ते मूळ मला वाटतं त्या सिलेबसमध्ये होतं जो 1979 साली प्रभाताईंनी तयार केला. मी पुरुष शिष्य असल्याने अतिशय वेगळ्या प्रकारे ताईंनी मला शिकवलं. मागची 19-20 वर्षे मी ताईंचा शिष्य आहे, पण मला असं एकदाही आठवत नाही की त्यांनी मला काळी 4 किंवा काळी 5 मध्ये गायला लावलं असेल. कार्यक्रमातही साथ संगत करताना त्यांनी माझ्या हातात स्वरमंडळ दिलं. त्यांनी मला कायमच माझ्या सुरात पांढरी 2 मध्ये शिकवलंय, अगदी 80च्या घरात वय असतानाही. कलाकारांनी गाताना बंदिशीच्या काव्यात स्त्रीवाचक आणि पुरुषवाचक असे आवश्यक बदल केले पाहिजेत असा विचार सर्वप्रथम त्यांनी मांडलाय. उनके सभी शिष्यों के साथ में उनका बहुत स्नेह भरा संबंध है. वे एक माँ की तरह बर्ताव रखती हैं, सबकी बहुत चिंता करती हैं, खाने पीने की बहुत चिंता करते हैं. और जब उनके साथ में हम रहते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि हम कोई भी बात उनसे शेयर कर सकते हैं और वो उस बात का आनंद भी लेते हैं. मेरी जब भी उनसे फ़ोन पे बात हुई है या मुलाकात हुई है तो उनका पहला प्रश्न यही रहता है, रियाज़ कैसा चल रहा है, संगीत कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है. और उसके बाद मैं खुश हूँ कि नहीं, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, उसके प्रति हमेशा हमेशा उनका विचार रहता है. और कहीं हम रुकते हैं तो उनका साथ हमेशा है, ये हमें नज़र आता है. मैं खुद को बहुत बहुत धन्यभागी मानती हूँ कि ऐसे गुरु का सानिध्य मुझे मिला, ऐसे गुरु की कृपा मुझ पर हमेशा बरसती रही है. जगदजननि भवतारिणि मोहिनी तु नवदुर्गा तु भवानी महाकाली तु भवानी महाकाली तु शिवानी मंगला. जगदजननि भवतारिणि मोहिनी तु नवदुर्गा जगदजननि भवतारिणि मोहिनी तु नवदुर्गा. संगीताचे विविध शिक्षण मिळावे आणि आपल्या सांगीतिक वारसा जपला जावा या उद्देशानं
प्रभाताईंनी सन 2000 मध्ये प्रभा अत्रे फाउंडेशन संस्थेची स्थापना केली। याच अंतर्गत स्वरमयी गुरुकुलचा शुभारंभ झाला। भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांच्या उपस्थितीत प्रारंभ झालेले हे गुरुकुल संगीत शिक्षणाच्या क्षेत्रात सातत्यानं कार्यरत आहे। संगीताचा प्रचार प्रसार आणि किराणा घराण्याची यशस्वीता प्रकाशित करण्यासाठी प्रभाताईंच्या योजना लवकरच पूर्ण होणार आहे। हर कोई चाहता है कि मेरी परंपरा आगे चले, मैं भी चाहती हूँ। मेरे शिष्यों को तो मैंने सिखाया है, लेकिन हर एक की गुणवत्ता उसकी सोच अलग रहती है। फिर भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। गुरुकुल का जो उद्घाटन था उसके लिए भीमसेन जी आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत अच्छे कलाकार, खाली हमने गाने का ही नहीं सोचा है, वहाँ हम लेक्चर्स भी रखते हैं और सब विषय पे लगते हैं। हमारी लाइब्रेरी भी है, रिकॉर्ड की है, पुस्तकों की है। संगीत क्षेत्रात 7 दशकाहून अधिक काळ सातत्यानं कार्यरत असणाऱ्या प्रभाताईंना त्यांच्या अनमोल योगदानासाठी अनेकानेक पुरस्कारांनी सन्मान करण्यात आला आहे। 1990 मध्ये पद्मश्री, सन 2000 मध्ये पद्मभूषण आणि 2022 मध्ये भारत देशातील द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार पद्मविभूषण प्रदान करून भारत सरकारनं त्यांचा यथोचित सन्मान केला आहे। पद्म विभूषण डॉक्टर प्रभा अत्रे। या व्यतिरिक्त 2011 मध्ये संगीत नाटक अकादमीचा टागोर अकादमी रत्न, महाराष्ट्र शासनाचा भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार, पुण्यभूषण पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकारचा कालिदास सन्मान आणि दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार असे काही प्रमुख पुरस्कार त्यांना देण्यात आले आहेत। प्रभाताईला आपको सम्मानित करना है। मैंने कहा ये तो मुझे ही सम्मान मिल रहा है भाई। इसलिए मैं महाराष्ट्र शासन का बहुत ही कृतज्ञ हूँ। भगवान की ऐसी कृपा है प्रभा जी के ऊपर। आज भी वही प्रभा जी हैं जो मैंने 50s में इनको जम्मू में देखा था, और इन्होंने कहा मैं 85 वर्ष की हो गई हूँ, चेहरे पे वही सौम्यता, वही खूबसूरती और वही चीज़ है, कोई बदला नहीं है। बदली एक चीज़ है, जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी एक संगीतकार की, वहाँ से एक समुद्र बन गई है, ओशन है। क्या क्या इन्होंने किया है। कई कलाकार होते हैं बहुत रियाज है, बहुत गाना बजाना तगड़ा है, उम्र के बाद हर एक का गाना बजाना ढलता है। ये कुदरत की ऊपर से बनी हुई बात है, लेकिन दिमाग जो है उसमें एक्सपीरियंस आता है, उसमें इतना कुछ सोच करके जिसमें वो कुव्वत हो, वो शक्ति हो, वो उसमें और सारी चीज़ें कई रंग भर देता है। तो प्रभा जी केवल एक अद्भुत गायिका नहीं है, चिंतनशील संगीतज्ञ हैं। इन्होंने जो काम किया है वो आने वाली नस्लें याद रखेंगी, उसके ऊपर चलेंगी। वास्तविक पाहता पारंपरिक राग आणि बंदिशींची कधीच कमतरता नव्हती, पण तरीही प्रत्येक पिढी नवं काही करू इच्छिते। याच कारणास्तव विद्वान संगीतकारांनी वेळोवेळी नवे राग आणि बंदिशींची रचना केली। शोधक दृष्टीच्या प्रभाताईंनी अपूर्व कल्याण, दरबारी कंस, मधुकंस, भीमवंती, पटदीप मल्हार, शिवकली अशा अनेक नवीन रागांची निर्मिती केली। प्रभाताईंच्या ठुमरी, दादरा, भक्तिगीत अशा अगणित रचना आजही रसिकांच्या मनात घर करून आहे। अशा या प्रभाताईंच्या गायनाविषयी
माझ्या मनात काही विचार आले ते मी कवितेच्या रूपाने आपल्या समोर मांडते आहे. प्रतिभाशाली स्वरप्रभाही जणू गान शारदा, हाती वीणा बंदिशींची, कंठी सरगम माला. ख्याल असो वा ठुमरी अथवा नाट्यगीत भजना, मधुर गायने सुखविले जिने सदा रसिक जना. स्वरमयीच्या माध्यमातून विचारधन प्रकटता, विद्यावतीला गौरवशाली मान प्राप्त जाहला. गायन विद्या दान करोनी धन्य जाहली गुरुमाता, पद्मविभूषण उपाधीतुनी मिळे मान मान्यता. संगीताबरोबरच साहित्यातही सखोल ज्ञान आणि आवड असलेल्या प्रभातांनी संगीतावर आधारित काव्य रचना केली आहे. मूळ मराठी भाषेत असलेल्या काव्याचे हिंदी आणि इंग्रजी अनुवादही प्रकाशित झाले आहेत. एखादा सूर असा यावा, क्षितिजाचा पार दिसावा. एखादा आला असा खुलावा, सारा आसवंत उजळून जावा. एखादी तान अशी बरसावी, सारी तृष्णा मिटून जावी. एखादी सरगम अशी लहरावी, वाऱ्यालाही भूल पडावी. प्रभातांच्या या काव्यपंक्ती त्यांच्या सखोल चिंतनाची प्रचिती देतात. सुरों की साधना, पानी पर खींची रेखा, बनाना और बनते बनते मिट जाना. स्वर ब्रह्मस्वरूप असतात आणि उद्गारानंतर ब्रह्मांडात विलीन होऊन जातात. अद्वैत भावाचं अतिशय सुंदर उदाहरण आहेत या काव्यपंक्ती. प्रभाताई गेली काही दशकं गानवर्धन संस्थेशी निगडीत आहेत. संगीताच्या प्रचार आणि प्रसाराला वाहून घेतलेल्या या संस्थेतर्फे स्वरयोगिनी डॉक्टर प्रभा अत्रे शास्त्रीय संगीत पुरस्कार प्रदान केला जातो. गानवर्धन दरवर्षी इंटरनॅशनल स्वरप्रभा म्युझिक कॉम्पिटिशन आयोजित करते. प्रभाताईंचे व्यक्तिमत्व आणि कार्यकर्तृत्वाचा आढावा घेणारी 7 पुस्तकं आतापर्यंत प्रकाशित झाली आहेत. मेरे ख्याल से देश की एकमात्र गायिका वो हैं जिनके ऊपर 7 किताबें लिखी जा चुकी हैं. उनकी उपलब्धि अगर गिनने बैठ जाएं तो कई दिन लग जाएंगे. उन्होंने जो कार्य करके दिखाया शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में वो अद्वितीय है. उन्हें अनेक अनेक बधाई और बहुत बहुत शुभकामना. मैं तो बहुत छोटा हूँ लेकिन मैं उनके चरण छू के उनसे आशीर्वाद मांग के उनके लिए शुभकामना देता हूँ. तीर्थस्वरूप आबासाहेब अत्रेंनी स्थापन केलेल्या रास्तापेठ एज्युकेशन सोसायटीच्या आबासाहेब अत्रे स्कूल या संस्थेची प्रभाताई कायमच संलग्न आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनानं ही संस्था सातत्यानं सामाजिक कार्यात सहभागी होत आहे. त्या थोड्याशा सामाजिक कार्यकर्त्या सुद्धा आहेत. जवळजवळ 100 वर्षापूर्वी त्यांच्या वडिलांनी रास्तापेठ एज्युकेशनल सोसायटी ही शैक्षणिक संस्था चालू केली होती आणि प्रभाताई त्या संस्थेच्या पहिल्या महिला शिष्या होत्या आणि गेली अनेक वर्ष ह्या संस्थेसाठी प्रभाताई खूप मेहनत करतायत की ही संस्था भरभराटीला यावी नाही, आलेली आहे पण ती तशीच राहावी यासाठी प्रभाताईंनी खूप काम केलेलं आहे. मेरा इतना लगाव था वो स्कूल से कि मैंने कहा, उनका ड्रीम था कि इसको मैं आगे करूँ, अच्छा स्कूल बनाऊँ. ये स्कूल, ये मेरी एक जिम्मेदारी है. पिताजी जाने के बाद इस स्कूल को आगे बढ़ाना, उसको बड़ा करना, आज भी मैं काम कर रही हूँ और वहाँ की मैं प्रेसिडेंट हूँ. केवळ शब्दाला स्वर चिकटवणे म्हणजे काव्याला संगीत देणं नाही. तेव्हा शब्दांचे भाव गहिरे करणं आणि ते योग्य पद्धतीने करणं आणि ते आपल्या संगीतातून मांडणं हे फार मोठं काम प्रभाताई करतात. प्रभातांनी संगीत कार्याबरोबरच कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सुद्धा उत्तम प्रकारे पार पाडल्या. माता पित्यांबरोबरच छोटी बहीण उषा, त्यांचे पती आणि मुलं यांच्याशी प्रभाताईंचे प्रेमाचे आणि सलोख्याचे नाते जपले. हमारा बहुत छोटा परिवार था. माँ, पिता, मैं
और मेरी छोटी बहन उषा। मेरे किताब में मैंने लिखा है कि ये मेरे उषा और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनको मैं देती हूँ कि उनके प्रोत्साहन से मैं ये काम कर सकी। वो हमेशा बोलते थे तुमको करना है, ये करना है, वो करना है। माँ पिताजी तो थे ही, लेकिन मेरी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ दोनों हमेशा प्रोत्साहन देते रहे। मेरा जो परिवार था उसमें हस्बैंड खाली नहीं था, बाकी सब कुछ था। माँ पिताजी थे और उषा ने अपनी 4 महीने की लड़की मेरे पास छोड़ के गई थी, वो लंदन। दोनों हस्बैंड वाइफ सीखने के लिए गए थे और वहाँ वो लड़की को ले नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने वो लड़की मेरे पास छोड़ी। वो मेरी लड़की करके ही बढ़ी है वो, और मेरे साथ उसका बहुत लगाव है। तो आज भी जब उषा और सुरेश नहीं है, दोनों चल बसे हैं, माँ पिताजी भी नहीं है, तो अभी ये लड़की है वो अमेरिका में है, वो भी डॉक्टर है, वो भी अच्छा गाती है। 8 महिन्याची असल्यापासून मावशीनीच मला मोठं केलं आहे आणि त्यामुळे मी मावशीला माझी आई समजते। त्यांच्या संस्कारामुळे मी संगीताचं विश्लेषण करू शकते आणि संगीतातले बारकावे मला कळतात। मावशी इतकी मोठी कलाकार आहे हे मला त्यावेळी कळलं नव्हतं, पण जशी मोठी होत गेले तशी मला त्यांची ओळख जास्त पडायला लागली। तर माझा प्लॅन आहे की वर्षातून 2दा-3दा येऊन पुण्यात राहून गुरुकुलच्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये जॉईन करून मी त्यांची जी लेगसी आहे ती पुढच्या जनरेशनसाठी कशी प्रिझर्व आणि प्रॉपगेट करता येईल। एम्मा, तुझ्या या खूप मोठ्या अकॉम्प्लिशमेंटवर तुझं खूप खूप अभिनंदन। तू 100 वर्ष जगावीस अशी आमची इच्छा आहे। आम्ही सगळे खूप आनंदात आहोत आणि तू आमच्यासाठी आणि अख्ख्या जगासाठी एक फार इम्पॉर्टंट इन्स्पिरेशन आहेस। एका अत्यंत उत्तम प्रतीचं निरागस जीवन जगण्याचा त्यांचा मानस आहे। त्यांना सुरुवातीपासूनच स्वतः कार चालवायला सुद्धा प्रचंड आवडायचं। जो भी चीज़ है मुझे अच्छी लगती है। मोटर में चलाती थी ना, तो उस वक्त जब वो मैकेनिक काम करता था वहाँ जाके खड़ी रहती थी मैं। मतलब मुझे एक अंदर से लगता है कि मुझे सब मालूम होना चाहिए, और कितना सुंदरता से वो लोग काम करते हैं। तो जब मेरे पास घर नहीं था तभी मैंने कार ली थी। बहुत मुझे कार का शौक था। रहने को घर नहीं, लेकिन कार चलाती थी। संगीत हाच धर्म आणि पूजा मानणाऱ्या प्रभाताईंना सर्वात आधी एक उत्तम माणूस असणं महत्वाचं वाटतं। त्यानंतर संगीत साधक आणि गायिका म्हणून ओळख असावीशी वाटते। वयाचं बंधन न मानता नियमित आणि संयमी जीवन जगण्याचा मूलमंत्र जपणाऱ्या प्रभाताईंनी वयाची 9 दशकं पूर्ण केली आहेत। आजही त्यांची दिनचर्या पूर्णपणे संगीतमय आहे। अजूनही सकाळी उठून त्या नियमित रियाज करतात, नंतर फिरायला जाणं, येताना पूजेसाठी फुलं तोडून आणणं, नित्य पूजा अर्चा करणं अशी त्यांची दिनचर्या आहे। सुखकर्ता दुःखहर्ता वर्ता विघ्नाची, धोंडी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर रूपे नूराची, शांती जळके मुक्ता फळांची, जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय देव। श्याम बिन पाऊन पाऊँ कैसे चैन, श्याम बिन पाऊँ पाऊँ कैसे चैन, पाऊँ कैसे चैन, पाऊँ कैसे चैन, श्याम बिन पाऊँ पाऊँ कैसे चैन। स्वतःचा चहा स्वतः करणं, नित्य नेमाने वर्तमानपत्र वाचन अशी त्यांची दिनचर्या आहे। त्यानंतर संगीत अध्यापनात त्या रमून जातात।
मधुर कौंस में क्या है बोली, पहले ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या गा रहे हैं। बोलो मधुर कौंस में क्या है? मधुर कौंस मालकौंस के नजदीक राग है और इसमें शुद्ध मध्यम भी लगता है। मधुर कौंस में जो मालकौंस में कोमल गंधार तो है ही, हाँ, और शुद्ध गंधार का भी उपयोग किया है। उसका उपयोग अच्छे तरह से करना है, क्योंकि जो कौंस भी आता है नज़दीक, है ना, तो ये अलग दिखना चाहिए। संगीत प्रस्तुत करना सबसे कठिन बात है। एक तो सीखना भी बहुत कठिन है, क्योंकि ये अमूर्त कला है, उसमें कुछ दिखता नहीं है ना, मतलब ये सा इधर है उधर रे है, तो उसको मतलब सुनते सुनते वो जगह कायम करना और अपने गले से निकालना, ये वाद्य से निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत स्टेप लेता है, मतलब लंबा समय लेता है इसमें कि सुरीला कैसे गाए। फिर वो हर स्वर की जो मूवमेंट होती है बारीक से होती, बिल्कुल मैन्यूट, जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं वो आपको मालूम नहीं होता है। तो वो करने की कोशिश करना है, सुनने की, तभी जब आप अच्छा श्रोता बनेंगे तो अच्छा कलाकार बनेंगे। पार करो मोरी नैया, पार करो मोरी नैया, हे जग के खेवैया, हे जग के खेवैया, पार करो मोरी नैया, पार करो मोरी नैया, हे जग के खेवैया, हे जग के खेवैया, पार करो मोरी नैया, पार करो मोरी अंतरा बीच भंवर में अकेली, बीच भंवर में अकेली, मोहन तुम हो सहाय, मोहन तुम हो सहाय, आई शरण तोरे पैया, पार करो मोरी नैया, पार करो मोरी नैया। बंदिश क्या होता है, वो मुखड़ा होता है। जैसे मुखड़ा अच्छा हो तो आपको अच्छा लगता है ना देखने में वैसे प्रभाताईंचे शिष्यांवर असलेलं प्रेम हे सर्व शिष्यांसाठी वरदानच आहे। जल्दी पहुंच जाते हैं। एकदा प्रभाताईंबरोबर पंढरपूरला जाण्याचा योग आला होता. तिथल्या मंदिरात अगदी पारंपरिक वेशभूषेत फेटा वगैरे बांधलेले एक वयस्कर शेतकरी गृहस्थ आले होते. त्यांनी प्रभाताईंना अक्षरशः लोटांगण घातलं आणि म्हणाले, तुमचं कौन गली गयो श्याम मी रोज ऐकतो. श्यामला जशी तुम्ही गोड हाक मारता ते त्याला पण आवडत असणार. तर असा त्यांच्या गाण्याचा प्रभाव आहे. समाजाच्या सर्व स्तरापर्यंत अतिशय परिणामकारकतेने पोहोचणारा. संगीत शिक्षणानंतर स्वाध्याय, मनन, चिंतन, टेलिव्हिजनवर देश विदेशातील बातम्या बघणं आणि ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पाहणं हा प्रभाताईंच्या दिनचर्येचा एक भाग आहे. आजही चिंतनशीलतेतून काही संगीतोपयोगी कल्पना साकारण्याची योजना त्या करत असतात. ताईंचं जे नाव आहे प्रभा म्हणजे प्रकाश, तो सर्व प्रकाश त्यांच्या पूर्ण आयुष्यात दिसतो. त्यांनी आपल्या स्वरातून आमच्यासारख्या लहान कलाकारांना, अनेक रसिक मंडळींना तो प्रकाश आम्हाला दिलेला आहे. तो आमच्या मनात, हृदयात अगदी ठासून भरलेला आहे. जीवन साफल्यानं आणि परिपूर्णतेनं जगण्याचा संकल्प सार्थ करणाऱ्या प्रभाताई संगीत कार्यासाठीच नव्हे तर सामान्य जनांसाठी सुद्धा प्रेरणा स्रोत आहेत.